अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट्स, मतलब हमारी लाइफ में या हमारे इकोसिस्टम के लिए फॉरेस्ट कितने ज़रूरी हैं। और साथ साथ जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है ओवर हंटिंग। स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था डिफॉरेस्टेशन के बारे में और हमने ये देखा था कि डिफॉरेस्टेशन के क्या कॉजेज़ हैं और क्या इफ़ेक्ट्स हैं। मतलब सबसे पहले हमने ये देखा कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलात की कटाई, और हमने ये देखा कि आखिर जंगलात क्यों आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी वजह जो जंगलात की कमी है वो ह्यूमन बीइंग्स की एक्टिविटीज़ हैं। मतलब जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है वैसे वैसे अपने आप को आसान ज़िंदगी देने के लिए और अपने लिए फैसिलिटीज़ बनाने के लिए ह्यूमन बीइंग्स फॉरेस्ट को काट देते हैं या दरख्तों की कटाई करते हैं ताकि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह हो घर बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ बनाने के लिए, और इसके अलावा फूड शॉर्टेज से बचने के लिए हम इस ज़मीन को इस्तेमाल करते हैं फसलें लगाने के लिए। स्टूडेंट्स, हमने ये भी पढ़ा कि इसके अलावा कुदरती आफात भी जंगलात की कमी का बायस हैं। अब जंगलात की कमी से क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी हमने अपने पिछले लेक्चर में देखे। हम एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं कि कौन कौन से असरात हैं जो कि हमारी ज़मीन पर, हमारे इकोसिस्टम पर हो रहे हैं जंगलात की कटाई से या डिफॉरेस्टेशन से। तो हमने ये पढ़ा कि जहाँ पर जंगलात मौजूद होते हैं वहाँ पर दरख्त सॉइल को फिक्स्ड रखते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दरख्त की जड़ें सॉइल को एंकर करके रखती हैं। और अगर हम यही दरख्त काट दें तो फिर वहाँ पर सॉइल अपनी जगह पर नहीं रह सकती, यानी फिक्स्ड नहीं रह सकती। और जब भी कोई सैलाब आएगा तो पानी का रेला अपने साथ इस मिट्टी को भी बहाकर ले जाएगा, और साथ साथ इस मिट्टी के साथ न्यूट्रिएंट्स मौजूद भी पानी की नज़र हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी जगह पर मौजूद जब तक जंगलात हैं वहाँ की सॉइल फर्टाइल रहेगी, मगर जब ये जंगलात कट जाएंगे या फिर हम देखते हैं किसी भी कुदरती आफात से जंगलात को नुकसान पहुँचेगा तो वहाँ पर मिट्टी अब मज़ीद फर्टाइल नहीं रहेगी और वहाँ पर मज़ीद प्लांट्स या क्रॉप्स की ग्रोथ सही से नहीं होगी क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि सैलाब अपने साथ इस मिट्टी को बहाकर रिवर्स में लेकर जाते हैं जो कि मज़ीद सैलाब आने का बायस बनते हैं। और जब रिवर से ये पानी डैम्स में पहुंचता है तो अपने साथ ये मिट्टी भी लेकर जाता है जिसकी वजह से डैम्स में ब्लॉकेज होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि डैम्स की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, जंगलात से ना सिर्फ सॉइल को नुकसान पहुंचा, डैम्स को नुकसान पहुंचा या रिवर्स को नुकसान पहुंचा, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि जब दरख्त नहीं होंगे तो हमारी एनवायरनमेंट भी गंदी हो जाएगी क्योंकि दरख्त ही हैं जो कि हमारी एनवायरनमेंट से पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करती है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जहाँ पर दरख्त नहीं होंगे वहाँ पर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी कम हो जाएगा। मतलब जैसे कि पौधों से पानी वेपर्स की फॉर्म में रिलीज़ होता है और बादल बनाता है, और जब ये बादल नहीं बनेंगे तो बारिशें भी अल्टीमेटली कम होंगी। और हम ये देखेंगे कि कहीं पर भी हम ये कह सकते हैं कि इकोसिस्टम में ड्राई लैंड्स का इजाफा होगा, मतलब डेजर्टिफिकेशन कॉज होगी। और ऐसे लैंड्स जो कि पहले फर्टाइल हुआ करते थे और ऐसे लैंड्स जहाँ पर बारिश
होती थी अब वहाँ पर बारिश नहीं होगी, जिसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन या फिर डेजर्ट्स में इजाफा हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन क्यों ख़तरनाक है और हमारी लाइफ में एफॉरेस्टेशन क्यों ज़रूरी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जंगलात के क्या फ़वाइद हैं या क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, हमारी एनवायरनमेंट में और हमारे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए और बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए किस कदर ज़रूरी हैं ये जंगलात। तो आज का टॉपिक ही हमारा ये है, इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट। अगर हम सबसे पहले ये बात करें कि बायोडाइवर्सिटी जंगलात होने से ही रिलेट करती है, या फिर हम यूँ कहें कि बायोडाइवर्सिटी एफॉरेस्टेशन पर भी डिपेंड करती है, तो ये बात गलत नहीं है। क्योंकि अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे मतलब जंगलात काट देंगे, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर रहने वाले जानवर और परिंदे और बहुत सारे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट लॉस का शिकार हो जाएंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमने जंगलात काट के ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट डिस्ट्रक्ट कर दिया, यानी उनके रहने की जगह उनसे छीन ली। इसलिए वहाँ पर मौजूद बायोडाइवर्सिटी यानी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बहुत हद तक मुतासिर होगी और परिंदों को, जानवरों को और बाकी रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वहाँ से माइग्रेट करना पड़ेगा दूसरे इलाकों में, और हम एक बहुत वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म से महरूम हो जाएंगे। हम देखते हैं कि जब ये ऑर्गेनिजम्स यानी परिंदे, जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी फेवरेबल कंडीशंस यानी जंगलात के बजाय किसी और इलाके में जाएंगे और माइग्रेट करेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि उनको वही फेवरेबल कंडीशंस मुयस्सर हों जो कि उनको पहले मुयस्सर थी। इसलिए बहुत सारे ऐसे परिंदे, जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे, और हम ये कहेंगे कि डिफॉरेस्टेशन बायोडाइवर्सिटी के लॉस का भी बाइस बनती है। स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि तकरीबन 3 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि अपने फॉरेस्ट से ही यानी जंगलात की लकड़ी पे डिपेंड करते हैं अपनी कुकिंग और हीटिंग पर्पस के लिए, और इस लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं अपने चूल्हे जलाने के लिए या फिर अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक वजह जो डिफॉरेस्टेशन की हुई वो ये भी हुई कि हम ये लकड़ी कुकिंग और हीटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, मगर जहाँ डिफॉरेस्टेशन हुई यानी नुकसान हुआ वहाँ पर इंसान को इन फॉरेस्ट का फ़ायदा भी हुआ। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फ्यूल वुड के तौर पर इंसान इस लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं जो कि दरख्तों से हासिल की जाती है। इसी तरह टिम्बर बहुत ही मशहूर वुड है जो कि इस्तेमाल होती है घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, और हम ये भी देखते हैं कि इकनॉमिकली भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी किसी भी कंट्री की इकनॉमिक्स यानी माशी सूरत हाल डिपेंड करती है उसके जंगलात पे। और अगर हम ये कहें कि किसी भी कंट्री की एग्रीकल्चर उसकी इकोनॉमी पे असरअंदाज होती है, तो ये बात भी गलत नहीं है। और हम किसी जंगलात को काट कर वहाँ पर नए क्रॉप्स उगाएं और जंगलात को काट दें, तो हमें शॉर्ट टर्म फ़ायदा तो हो सकता है, यानी हमारी इकोनॉमी को शॉर्ट टर्म फ़ायदा हो सकता है वहाँ पर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उस ज़मीन को इस्तेमाल करके, मगर लॉन्ग टर्म किसी भी कंट्री के लिए जंगलात का ना होना बहुत ही नुकसानदेह है। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक शॉर्ट टर्म फ़ायदे के लिए अपना लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं, अगर हम केपीके की बात करें यानी खैबर पख्तूनख्वा की बात करें,
तो हर साल तकरीबन 1% जंगलात की कमी वाक़या हो रही है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ इसलिए सैर के लिए जाते हैं कि वहाँ की खूबसूरती बहुत मशहूर है, और हम खुद भी वहाँ पर सैर के लिए इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर नेचुरल ब्यूटी बहुत है। स्टूडेंट्स, हम नेचुरल ब्यूटी किसको कहते हैं? मतलब आप केपीके तो गए होंगे, या इसके अलावा कश्मीर में भी अगर हम जाएं, यानी कश्मीर हम जाएं, तो आपने देखा ही है कि वहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। मतलब वहाँ पर पहाड़ भी मौजूद है, वहाँ पर बहुत सारे आपको जो है वो खूबसूरत मनाजिर नज़र आते हैं, लेकिन उन सब की खूबसूरती हमारी ग्रीनरी की वजह से ही होती है। मतलब हम देखते हैं कि वहाँ पर बेशुमार जंगलात हैं, लेकिन जब हर साल 1% जंगलात में केपीके के कमी हो जाएगी, तो क्या कोई वहाँ पर सैर के लिए जाएगा या तफरीह के लिए जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। और आहिस्ता आहिस्ता टूरिज़्म कम होता जाएगा। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी आपकी टूरिज़्म पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, और टूरिज़्म डिपेंड करती है आपकी कंट्री में मौजूद खूबसूरती पे, यानी नेचुरल जो नेचर की ब्यूटी है, यानी कुदरती जो खूबसूरती है, उस पे डिपेंड करती है। आप जितना कुदरत के करीब रहना चाहेंगे तो आपको दिल चाहेगा कि यहाँ पर ऐसे मनाजिर हों जिनमें आपको कलर्स नज़र आएँ, और कलर्स आपको तभी नज़र आएंगे जब वहाँ पर होंगे जंगलात, यानी ग्रीनरी होगी। स्टूडेंट्स, एक और चीज़ जो हम देखते हैं वो ये है कि दरख्त हमारी एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। और वो कैसे? कि दरख्त के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एब्जॉर्ब करते हैं बहुत सारे पोल्यूटेंट्स एनवायरनमेंट से। ऐसी कंट्री जहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता डिफॉरेस्टेशन बढ़ती जाए और दरख्त में कमी होती जाए, तो वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता पोल्यूशन भी बढ़ती जाएगी। जैसे कि अगर हम ये देखें कि ऐसे शहर जहाँ पर ग्रीनरी कम है, तो वहाँ पर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी एनवायरनमेंट पोल्यूट होती जा रही है। जब एनवायरनमेंट पोल्यूट होगी तो हमने पहले भी ये बात पढ़ी कि आहिस्ता आहिस्ता ओजोन डिप्लीट होती जाएगी, यानी ओजोन डैमेज हो जाएगी पोल्यूटेंट से। और फिर जब ओजोन डिप्लीशन होगी तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो कि सन से ज़मीन तक आती हैं, वो डायरेक्ट सन से ज़मीन तक आएंगी, और ओजोन लेयर उनको नहीं रोक सकती, क्योंकि अब ओजोन लेयर में आ रहा है बहुत बड़ा गैप, जिसकी वजह से हम देखते हैं हमारी ज़मीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। इसी तरह अगर हम ये देखें कि ओवर हंटिंग किस तरह ख़तरनाक है हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए, तो हम ये देखते हैं कि जहाँ पर हम ओवर हंटिंग करें, यानी बहुत ज़्यादा शिकार करें, तो बहुत सारी स्पीशीज़ ऑर्गेनिज़म्स की ओवर हंटिंग की वजह से ही आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं, और हम कहते हैं कि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की लिस्ट में शामिल हो गई हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो हमने पढ़ा, वो स्पीशीज़ जो कि नियर फ्यूचर में ख़त्म हो सकती हैं या फिर एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में हैं ओवर हंटिंग की वजह से। जिस तरह हमारा पाकिस्तान का नेशनल एनिमल जो कि मारखोर है, ये भी एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। इसी तरह हम देखते हैं आइबेक्स भी एक एंडेंजर्ड स्पीशी है। स्टूडेंट्स, आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि फॉरेस्ट किस तरह इम्पॉर्टेंट है, और हमने ये देखा कि फॉरेस्ट और ओवर हंटिंग और डिफॉरेस्टेशन किस तरह हमारे लिए नुकसानदेह हैं और हमारे जो इकोसिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी को किस तरह मुतासिर करती हैं।
जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्विज ले लेती हूँ जिससे मुझे यह आइडिया हो जाएगा कि आपको कितने % आज के लेक्चर की समझ आई है। स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ मेनी पीपल रिलाई ऑन वुड फॉर हीटिंग एंड कुकिंग पर्पस। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि कितने लोग रिलाई करते हैं यानी कि डिपेंड करते हैं लकड़ी पर हीटिंग और कुकिंग पर्पस के लिए। तो हम ये देखते हैं, इन डेवलपिंग कंट्रीज ऑलमोस्ट 3 बिलियन पीपल रिलाई ऑन वुड फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। यानी इसका मतलब ये हुआ कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में तकरीबन 3 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि हीटिंग और कुकिंग पर्पस के लिए लकड़ी पर डिपेंड करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, नेम नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि हमारा जो नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का वो कौन सा है, वो है मारखोर। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ ओवर हंटिंग। तो हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, ऐसे परिंदे हैं जिनकी के हम क्या कर देते हैं, हंटिंग कर रहे हैं। अपने खाने पीने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उनका शिकार करते हैं। और बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स ऐसे हैं जिनके शिकार पे पाबंदी भी है, क्योंकि ये स्पीशीज़ जो एनिमल्स की हैं या बर्ड्स की हैं ये क्या है, एंडेंजर्ड है पाकिस्तान में। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में ही बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जानवरों की या परिंदों की जिनके शिकार पे पाबंदी आए थे। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि लोग अपनी खुराक के लिए या अपने शौक़ के लिए इन जानवरों को या इन परिंदों को मार देते हैं। और हम ये देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इन स्पीशीज़ की जो नंबर है या इनकी जो क्वांटिटी है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ओवर हंटिंग से परहेज़ करें और हम अपने इर्द गिर्द मौजूद बायोडाइवर्सिटी का ख्याल रखें। जी स्टूडेंट्स, तो आज के टॉपिक से रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्या है, आपको इस टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन डिफॉरेस्टेशन, राइट डाउन द सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। आपने जो है वो डिफॉरेस्टेशन की यहाँ डेफिनेशन लिखनी है और आपने ये बताना है कि हमारे लिए फॉरेस्ट कितने इम्पॉर्टेंट है, और आपने इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट को जो है वो क्या करना है, पॉइंट्स की फॉर्म में जो है वो एक्सप्लेन करना है कि क्योंकि फॉरेस्ट की मौजूदगी की वजह से हम ये देखते हैं कि जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे उतनी ही ज़्यादा एनवायरनमेंट हमारी साफ़ रहेगी, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो क्या करते हैं, वो हमारी एनवायरनमेंट से जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि प्लांट्स में ये भी कैपेबिलिटी होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करते हैं और वो फोटोसिंथेसिस में इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं, और जो ऑक्सीजन गैस होती है उसकी अमाउंट में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि फॉरेस्ट हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि हम इसकी लकड़ी को यूज़ करके पेपर बना सकते हैं। इसके अलावा इसको कुकिंग या हीटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि फॉरेस्ट हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर पौधे नहीं होंगे, हमारे इर्द गिर्द ग्रीनरी नहीं होगी, तो बारिशें भी कम होंगी और आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो पूरा का पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो डेजर्ट इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पौधे नहीं होंगे तो ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, यानी पानी पौधों से बुखारात की फॉर्म में जो है वो क्या होगा, रिलीज़ नहीं होगा, जिसकी वजह से बादल नहीं बनेंगे, और जब बादल नहीं बनेंगे बारिशें नहीं होंगी। जब बारिशें नहीं होंगी तो हमारी सॉइल क्या होती जाएगी, बंजर होती जाएगी, और बंजर होने की वजह से मज़ीद यहाँ पर जो है वो क्या होगा, मज़ीद यहाँ पर पौधे जो है वो ग्रो नहीं कर सकेंगे, ग्रीनरी नहीं होगी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो लैंड इकोसिस्टम है या जो हमारा फॉरेस्ट लैंड होगा वो आहिस्ता आहिस्ता डेजर्ट में कन्वर्ट होता जाएगा या नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट होता जाएगा। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। फॉरेस्ट ना सिर्फ हमें घर बनाने के लिए लकड़ी प्रोवाइड करते हैं, बल्कि पेपर बनाने के लिए पल्प भी प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि हमें लकड़ी से हीटिंग और कुकिंग पर्पस में भी हेल्प मिलती है। इसके अलावा अगर हम ये बात कहें कि फ्रूट्स भी हमें दरख्तों से ही हासिल होते हैं, तो ये बात भी गलत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फ्रूट फार्म्स मौजूद हैं जिनसे हम फल लेते हैं अपने फूड के तौर पे। इसी तरह दरख्त ना सिर्फ हमारी एनवायरनमेंट से पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, बल्कि हमें ऑक्सीजन भी देते हैं ताकि हम
आसानी से सांस ले सकें। फिर हमने ये देखा कि डिफॉरेस्टेशन से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, यानी आहिस्ता आहिस्ता वैरायटी ऑफ एनिमल्स कम होते जा रहे हैं और बहुत सारी स्पीशीज़ बर्ड्स की और एनिमल्स की ऐसी हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता एंडेंजर्ड होती जा रही हैं, यानी नियर फ्यूचर में उनकी एक्सटिंक्शन का ख़तरा है। स्टूडेंट्स, हमने ओवर हंटिंग को भी कवर किया और ओवर हंटिंग में हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा शिकार करने से, चाहे वो लीगल हो या इलीगल, हमारी बायोडाइवर्सिटी को ख़तरा है और बहुत सारे एनिमल्स की और बर्ड्स की ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि ओवर हंटिंग की वजह से एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही हैं, यानी कि एंडेंजर्ड है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी एक्टिविटीज़ से बचें जो कि डिफॉरेस्टेशन का बाइस बने और ओवर हंटिंग से भी बचें, ताकि हमारी किसी भी एक्टिविटी से हमारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस ना हो और हमारा इकोसिस्टम स्टेबल रहे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।